नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और 4 बजे की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। सदन को सरकार की नीतियों और भविष्य के रोड मैप से करवाया अवगत। कहा, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के दौरान जोर देते हुए कहा, लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार जताया भरोसा। आगामी बजट को सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज बताया। राष्ट्रपति ने आपातकाल पर बोला करारा हमला। कहा, 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा था हमला। भारतीय संविधान बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर उतरा खरा। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र की हुई शुरुआत। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजीत पवार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पेश। राज्य की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ने की जताई उम्मीद। बारिश से प्रभावित 22,74,000 किसानों के लिए 1700 करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर। नीट पेपर लीक कांड मामले में पटना से हुई पहली गिरफ्तारी। सीबीआई ने मनीष प्रकाश नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में भी नीट मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। ये चौथा केस है जिसे केंद्रीय एजेंसी ने अपने हाथ में लिया। और खेलों में टी20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना गत विजेता इंग्लैंड से। वहीं पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराते हुए फाइनल में बनाई जगह। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको सीधे लिए चल रहे हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां शहजाद पूनावाला इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। कमेटी में एक आदेश पारित हुआ कि तुरंत प्रभाव से विथ इमीडिएट इफेक्ट श्री सैम पित्रोदा को चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस रीअपॉइंट किया जाए। मतलब वही सैम पित्रोदा जिन्हें माना जाता है कि वो प्रथम परिवार के कांग्रेस के सबसे ज्यादा विश्वस्त और करीबी है, जो राहुल गांधी के डिक्लेयर्ड मेंटोर एवं गुरु हैं, और जो राहुल गांधी जब अमूमन विदेशी दौरे पर जाते हैं तो सारे विदेशी दौरों को पूरी तरह से प्लान करने का काम या जिम्मा जिसके हाथ में होता है वो सैम पित्रोदा, जिन्हें वो अक्सर शायद जो मुझे बताया गया अंकल सैम भी कहते हैं। तो कल अंकल सैम को जानकर, सोच समझकर, पूरा छान कर फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया। और मैं तो कहूंगा कि केवल ये एआईसीसी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। आपको लगेगा ये अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्चुअली ये एक एंडोर्समेंट लेटर है। ये अंकल सैम और सैम पित्रोदा के द्वारा की गई हर बात का एंडोर्समेंट है। चुनाव के समय कोई बात अगर इनकन्वीनियंट लगे, राजनीतिक सहूलियत ना हो, तो उसको व्यक्तिगत बयान बताकर किनारा कर देना और जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करना या उनको भ्रमित करने का प्रयास करना। पर जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, राहुल गांधी जी एलओपी बनाए जाते हैं और एलओपी के पद को ग्रहण करने के बाद, आफ्टर राहुल गांधी हैज बिकम द एलओपी, ही ऑब्वियसली नीड्स एडवाइजर, ही नीड्स गुरु। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट कांग्रेस पार्टी करती है वो अंकल सैम पित्रोदा का करती है। मतलब कि राहुल के बाद की कोई अगर अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए तो अंकल सैम की है। ऐसी रन ऑफ द मिल या रूटीन की अपॉइंटमेंट नहीं है। लीडर बने हैं ऑपोजिशन के तो एडवाइजर भी चाहिए, इसीलिए यह की गई। और यह एंडोर्समेंट है। एंडोर्समेंट किस चीज का? मित्रों, आपको याद होगा कि यही सैम पित्रोदा अर्थात अंकल सैम ने कहा था कि उनको भारतीयों में भारतीय नहीं, उनको विदेशी दिखते हैं।
वैसे कांग्रेस पार्टी तो विदेशियों में ज्यादा विश्वास रखती भी है, उनके नेतृत्व का भी अगर आप स्ट्रक्चर कई वर्षों तक देखेंगे तो विदेशियों में उनको ज्यादा आस्था है, पर भारतीयों में ही विदेशी दिखने लग गए। दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन, नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े रेसिस्ट कंजेक्चर के साथ कहा गया कि ये चाइनीज, जो पश्चिम भारत के हैं, मतलब मैं जहां से आता हूं हम सब अरब, और जो नॉर्थ के हैं वो सारे लोग व्हाइट्स। और इस बात के लिए कांग्रेस ने शायद कॉस्मेटिकली अपना किनारा कर दिया होगा बयान से, पर जब एक एंडोर्समेंट लेटर अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर कल कांग्रेस की तरफ से गया तो अंकल सैम ने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने लिखा, आई वॉज नॉट सैक्ड, आई स्टेप डाउन विलिंगली। मतलब कांग्रेस की कोई मंशा नहीं थी कि इस बयान के लिए उनको निकाले, वो खुद बता रहे हैं। द रिमार्क्स मेड बाय मी वर नॉट रेसिस्ट, इन फैक्ट इट इज द रेसिस्ट पीपल हु थॉट दे आर रेसिस्ट। मतलब अंकल सैम को जब कल कांग्रेस ने रीअपॉइंट किया तो अंकल सैम ने आकर यह कहा कि कांग्रेस तो मेरी बातों से पूर्ण तरीके से इत्तेफाक रखती है और मेरे कमेंट्स रेसिस्ट नहीं हैं, उल्टा जिन लोगों ने इस विषय पर बात उठाई वो रेसिस्ट है। मतलब यदि कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति हो जिसको बुरा लगा हो कि आपने मुझे अफ्रीकन बोला, ही इज रेसिस्ट। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति, और मुझे याद है उस समय पर हमारे किरण रिजिजू साहब ने और पेमा खांडू साहब ने इस विषय को उठाया था, तो वो रेसिस्ट है। आपने उनको चाइनीज बोल दिया पर वो रेसिस्ट है। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी रेसिस्ट बयान नहीं कर रही है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपनी बात के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, मैं अपनी बात पर कायम हूं, अडिग हूं। आज मैं इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या रेवंत रेड्डी साउथ इंडियंस को अफ्रीकन समझते हैं जैसे सैम पित्रोदा बता रहे हैं? सिद्धरामैया जी से, एमके स्टालिन जी से, और कांग्रेस में तो कई सारे नेता हैं ना जो नॉर्थ साउथ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई कलकुरुची में इतने लोग मारे गए, उस पर आप चुप रहे, पर जिसने साउथ इंडियंस को अफ्रीकन कह दिया उस पर भी आप चुप हैं। और केवल चुप नहीं, उनकी बातों को सही मानते हुए उनको रीअपॉइंट कर दिया। और केवल यहां बात नहीं समाप्त होती, गुरु की और भी कुछ बातें हैं जो चेले को बड़ी अच्छी लगी है। और वो कौन सी बात है? गुरु ने कहा था कि 1984 का जो सिख जेनोसाइड हुआ, जिसमें 3,500 सिखों का नरसंहार और कत्लेआम हुआ, जिसपे राजीव जी जो उनके मित्र थे गुरु के, उन्होंने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, तो गुरु ने कहा हुआ तो हुआ। चेले को, मतलब कि राहुल जी को गुरु की यह बात बिल्कुल पसंद है, वो इंडोर्स कर रहे हैं जब वो सैम पित्रोदा अंकल सैम को रीअपॉइंट करवा रहे हैं। पुलवामा और 26/11 के विषय में गुरु अंकल सैम ने कहा था कि 8-10 लोग आकर कोई हमला कर दे तो क्या पूरे पाकिस्तान का दोष है क्या? और फिर उसके बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने सेना से सवाल करते हुए पूछा था कि 300 लोग कहां मारे गए? 300 लोग नहीं मारे गए। गुरु की इन बातों को चेले एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब कि सेना पर सवाल खड़े करना और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। आजकल जो चेले हैं वो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, जय संविधान भी बोलते हैं। गुरु ने संविधान पे भी अपना विशेष ज्ञान जो है प्रकट किया है। संविधान के विषय में गुरु ने कहा है कि संविधान बनाने में अंबेडकर जी का क्या योगदान था? योगदान था तो नेहरू जी का था। यह गुरु जी का बयान था, ट्विटर पर ट्वीट भी है उनका। मतलब कि आज राहुल गांधी जी ने सैम पित्रोदा की अपॉइंटमेंट और कांग्रेस पार्टी ने उनकी अपॉइंटमेंट को एंडोर्स करते हुए अंबेडकर जी का सबसे बड़ा अपमान किया है, संविधान का सबसे बड़ा अपमान किया है। उसके बाद गुरु ने यह भी कहा कि जो राम है, प्रभु श्री राम, राम मंदिर और राम नवमी, यह भारत आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब आज उत्तर प्रदेश की धरती में जो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी दम भरती है कि हम लोग यहां जीत गए वहां जीत गए, जिस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु श्री राम और रामनवमी आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़ नहीं सकते, आज ऐसे व्यक्ति को पदोन्नति देकर उनको एडवाइजर बनाने का काम, उनको गुरु मानने का काम राहुल गांधी ने किया है। और फिर
पूरे देश के मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया था। गुरु सैम पित्रोदा जी ने कहा था कि मिडिल क्लास को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर और टैक्सेस थोप दिए जाने चाहिए। उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की भी बात की थी, जिसमें वो चाहते थे कि 55% अगर किसी का हो तो उसकी प्रॉपर्टी का 55% वो बांट दिया जाए। तो आज इन सभी बयानों और स्टेटमेंट्स और सेंटिमेंट्स को कांग्रेस पार्टी ने इस अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से एंडोर्स किया है। यह एंडोर्समेंट लेटर है सैम पित्रोदा के इन बयानों का। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो जयराम रमेश जी, उनका खुद का ट्वीट देख लीजिए जब उन्होंने ये अपॉइंटमेंट को सार्वजनिक पटल पर रखा। जयराम रमेश जी कहते हैं कि सैम पित्रोदा को इसलिए लिया गया है क्योंकि उनके कमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट उन्होंने समझा दिया, और वो तो प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने उनके कमेंट्स को डिस्टॉर्ट किया था। ये जयराम रमेश जी ने एंडोर्स किया है कि उनके कमेंट्स में कोई बुराई नहीं थी, उनका एक कॉन्टेक्स्ट था। अब किस कॉन्टेक्स्ट में साउथ इंडियंस को अफ्रीकन कहा जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग को चाइनीज कहा जा सकता है, जयराम रमेश बताएंगे। पर जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो आप लोगों ने, जो साउथ इंडिया के लोग बुरा माने या नॉर्थ ईस्ट के लोग बुरा माने, वो उनकी वजह से हुआ, वो रेसिस्ट है, उन्होंने डिस्टॉर्ट किया। सैम पित्रोदा ने जो भी बयान दिए हैं आज तक, वो सारे बयान सही है। इमरान मसूद ने भी कहा कि ये तो डिजिटल क्रांति के प्रणेता है, तो इनको तो पार्टी में लेना ही चाहिए फिर से। और उदित राज ने तो और भी अनोखी बात की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर सैम ने जो बात की थी वो बात तो सही थी, लेकिन समय गलत था। आज इससे स्पष्ट हो जाता है, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस अपॉइंटमेंट लेटर / एंडोर्समेंट लेटर of the Congress party that all the unsavory, objectionable, insulting comments made by Mr. Sam Pitroda about Indians, about Prabhu Shri Ram, Ram Navami, about the Sikh genocide, about the Pulwama terrorist attack, they are wholly subscribed to and endorsed by the Congress party, or else today the Congress party would not have been reappointing this person as soon as the elections are over. ये इनकी हकीकत है। अगर आपके कोई सवाल होंगे इस विषय से या और कोई विषय पे तो जरूर पूछिए। संगोल को लेकर के एक सवाल है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आज सवाल उठाया, उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है और कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है संगोल। कैसे आप तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के द्वारा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सैम पित्रोदा को ही दोबारा से नियुक्त किए जाने पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि चुनावों के दौरान सैम पित्रोदा ने जो बयान दिए थे उसको लेकर बहुत बवाल हुआ था और चुनाव के दौरान बहुत सभी दल हमलावर भी हो गए थे, और इस वजह से उस सब वक्त चुनावों में इस मुद्दे से नुकसान ना हो कांग्रेस को, इसीलिए उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। लेकिन भाजपा अब ये सवाल कर रही है कि उन्हें दोबारा उसी पद पर उनकी नियुक्ति किए जाने का मतलब तो यही है कि सैम पित्रोदा ने जो जो बातें कही हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर हो, चाहे वो भारतीयों को विदेशी लोगों के साथ उनकी तुलना करने को लेकर हो, या राम मंदिर पर हो, या पुलवामा पर हो, या सेना पर सवाल उठाए जाने को लेकर हो, ये तमाम मुद्दों पर गाहे बगाहे हमने देखा है कि सैम पित्रोदा के बयान विवादास्पद बयान आते रहे हैं, और उसी को लेकर भाजपा इस वक्त सवाल उठा रही है कि क्या सैम पित्रोदा की वापस इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति से यह माना जाए कि जो बयान उन्होंने दिए उन सबको कांग्रेस सही मानती है, क्योंकि जयराम रमेश की बात कहें या तमाम अन्य सांसद जो हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन सब के तहत यही माना गया है, और स्वयं सैम पित्रोदा इस बात को कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर कायम है, वो शर्मिंदा बिल्कुल नहीं है अपने बयानों को लेकर, और इसीलिए अब कांग्रेस ने भाजपा के हाथ में कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका दे ही दिया। एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर अब भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। आइए अब खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। 18वें लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का ये पहला संबोधन है। नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ था।
राष्ट्रपति ने कहा कि 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। और राष्ट्रपति ने कहा कि आज का समय भारत के लिए बहुत अनुकूल है। उन्होंने कहा कि इस समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, इसका दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के सदस्यों का भी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश नई गति प्राप्त कर चुका है। का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों को बराबर महत्व दे रही है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 1975 में लागू किए गए आपातकाल का भी जिक्र किया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश ने विगत 10 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की, उनका भी जिक्र किया और साथ ही कहा कि आज पूरा विश्व हमें लोकतंत्र की जननी के रूप में सम्मान देता है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए, तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व
हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सुदृढ़ कर रखना है। और राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फैसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में अनेक ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। और अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बताया कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकार ने 10 वर्षों के भीतर आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। पहली बार देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और राष्ट्रपति ने बताया कि सरकार ने गरीबों को ये एहसास कराया है कि वो उनकी सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गरीबों को राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मौजूदा सरकार के भविष्य के रोड मैप का खाका किया पेश। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण की, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रमुख बिंदुओं को भी हमने आपको सुनाया। इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, कह सकते हैं कि जब अभिभाषण प्रस्तुत किया गया तब तो विपक्ष ने बीच में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया ही, लेकिन अभी तो अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ भी नहीं हुई है, लेकिन अभी ही ट्विटर वॉर शुरू हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बिंदु सामने रखे, क्या कहेंगे?
देखिए, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ममता, वो पूरे सरकार के एक साल का पूरा रोड मैप होता है। वो एक खाका प्रस्तुत करती हैं कि आने वाले समय में सरकार क्या कुछ करने जा रही है और अब तक सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकार का संपूर्ण जो है खाका प्रस्तुत किया, बताया कि सरकार ने किन किन मोर्चों पर अब तक सफलताएं अर्जित की हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है वो सरकार करने की इच्छा रखती है, इसको बताने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष के लोग जब भाषण देने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने कई तरह की आशंकाएं जो हैं वो जताने की कोशिश की और ट्विटर वार जो है वो बिल्कुल शुरू हो गया। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह प्रयास किए गए कि विपक्ष के जो तमाम जो आरोप हैं उसको काउंटर किए जाए। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष अनर्गल आरोप लगा रहा है और कई तरह के आरोपों के जरिए वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर वाली स्थिति जो है वो विपक्ष पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सरकार अब तक जो सफलता के कीर्तिमान लगातार झंडे जो हैं वो गाड़ते जा रही है, जिससे विपक्ष कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ है। अखिलेश यादव ने भी आकर बाहर जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बेकारी की समस्या है, उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। तो विपक्ष के अपने अपने जो है वो तर्क हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के तर्क साफ है कि विकास के एजेंडे पर देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरी मर्तबा ये सरकार चुनकर आई है, एनडीए की सरकार चुनकर आई है, जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं और भी काम करेगी। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब ममता धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तो उस दौरान विपक्ष को तमाम जो आशंकाएं हैं उनको रेज करने का पूरा अधिकार है और प्रधानमंत्री स्वयं जो है नेता सदन के रूप में लोकसभा में और राज्यसभा में आकर उन तमाम शंकाओं का वो रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, जिस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहती हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष को जल्दबाजी दिखाने के बजाय होमवर्क करना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ सदन के भीतर आना चाहिए और सदन के भीतर आकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू हो तो उन्हें अपने तर्कों से तमाम जो सरकार को घेरने की कवायद है वो सदन के भीतर करना चाहिए और फिर प्रधानमंत्री उसका रिप्लाई करेंगे। सत्ताधारी पार्टी के लोग मतलब ये भी है कि जिस तरीके के तेवर विपक्ष अभी दिखा रहा है, दिखाने की जरूरत नहीं जी, जो तेवर विपक्ष अभी दिखा रहा है उससे तो ये भी संकेत मिलने लग गया है कि जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तब भी आक्रामक ही रहेगा विपक्ष। ऐसे में क्या विपक्ष के लिए भी एक चुनौती है कि अपने इन तेवरों के माध्यम से ये एक सुनहरा मौका है उनके सामने कि देश के सामने अपनी सोच, अपना रोड मैप क्या है देश के विकास को लेकर, वो भी सामने रखे, उसको भी साझा करे। क्या ये चुनौती से पार पा पाएगा विपक्ष कि कुछ रचनात्मक सुझाव भी सरकार को दे? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ममता वो ये कि 10 सालों तक आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दर्जा सदन के भीतर नहीं था। इस बार विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी कुर्सी पर आसीन हुए हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास मौके हैं, सिर्फ कांग्रेस के पास ही नहीं बल्कि विपक्ष के पास। लेकिन आपने देखा कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान जब विपक्ष ने अपने प्रत्याशी देने की बात की के सुरेश को, लेकिन वो डिवीजन नहीं मांग सके। उसके पीछे तर्क ये था कि विपक्षी एकजुटता नहीं थी, टीएमसी का राग अलग था। टीएमसी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनसे बिना सहमति के सुरेश को स्पीकर के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तो यह भी देखना होगा कि सदन के भीतर अगर टीएमसी हर बार की तरह अगर एकला चलो की नीति अगर अपनाती है तो विपक्षी एकता के नाम पर जो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी अपने विपक्ष के नेता के तौर पर एक अपने छवि का एक ब्रांडिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं डेंट लगने की आशंका दिखाई पड़ सकती है। और राज्यसभा के भीतर अगर बात करें तो एक अद्भुत संयोग है ममता, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों आमने सामने होंगे, नेता सदन और नेता विपक्ष के रूप में। ऐसा मुझे लगता है कि वर्षों बाद शायद ये पहला ही मौका ऐसा रहा होगा कि सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता सदन होंगे और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष के तौर पर आमने सामने होंगे। तो ट्रेजरी बेंच और विपक्ष
की जो कुर्सी है, दोनों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच किस तरीके की तकरार या किस तरीके का मनुहार देखने को मिलता है, यह नजारा भी राज्यसभा के वैसे राजेश, बड़ा रोचक तथ्य है जो सामने लाए हैं आप, और जाहिर है कि इसी वजह से इस बार ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो भी चर्चाएं होंगी उसमें सही गुणवत्ता भी मिलेगी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने सुनने को मिले। इस बात का भी इंतजार रहेगा देश की जनता को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के संबोधन पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति जी का संबोधन व्यापक था और इसने प्रगति और सुशासन का रोड मैप प्रस्तुत किया। इसमें भारत द्वारा की जा रही प्रगति को और आगे की संभावनाओं को भी शामिल किया गया। उनके संबोधन में कुछ प्रमुख चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया, जिन्हें हम अपने नागरिकों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से दूर करना होगा। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह ट्वीट लिखा और आने वाले समय में सरकार किन किन मुद्दों पर तेजी के साथ काम करेगी, गरीब कल्याण पर सरकार की रूपरेखा क्या रहेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर एक्सक्लूसिव बात की केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से डीडी न्यूज ने। चिराग पासवान जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या कहेंगे आप? राष्ट्रपति महोदय ने उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को और आने वाले वर्षों में सरकार किस सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है उसको प्रमुखता से उन्होंने रखने का काम किया। हर विभाग की अपनी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर उन्होंने प्रमुखता से इन बातों को रखने का काम किया। उनके अभिभाषण ने कहीं ना कहीं 2047 विकसित भारत के निर्माण की दिशा में जिस तरीके से ये सरकार काम करने की सोच रखती है, उस दिशा को भी उन्होंने अंकित करने का। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो बता रहे थे कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आने वाले समय में भारत कैसा होगा, गरीब कल्याण पर सरकार किस तरह से कार्य करेगी, उन तमाम बातों को अपने अभिभाषण में रखा है। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किसानों के कल्याण की भी बात की। उन्नत खेती और किसानों के कल्याण के लिए सरकार क्या करने जा रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के इन बिंदुओं को लेकर हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बात की केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी इस समय हमारे साथ हैं। जयंत जी, राष्ट्रपति ने अभिभाषण में गरीब कल्याण की बात की, आने वाले समय में देश कैसे आगे जाएगा उसकी बात की, क्या कहेंगे? बहुत एक सकारात्मक संदेश देश को दिया है। वैसे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब जनगण मन होता है, क्योंकि एक ऐसा मौका, अवसर है, खास पल है हम सब के लिए, सांसदों के लिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कैसे देश की तरक्की में हमें योगदान देना है। किसानों की बात की, किस तरह सीधा किसानों को लाभ सरकार पहुंचा रही है, कैसे किसान अपने उत्पाद को विदेशों में पहुंचा सकते हैं, वे बात की। और इंडस्ट्री की, देश के हर वर्ग की उन्होंने बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सांसद अपने आत्मा में ग्रहण करेंगे उन बातों को, संस्कारों को, और आगे ले जाएंगे। आपातकाल का भी जिक्र किया उन्होंने अपने अभिभाषण में। वो काला चैप्टर है, बद्धा है देश के लोकतंत्र पे, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्यों हम भूल जाएंगे तो फिर वो गलतियां हम दोहरा सकते हैं। देश के संविधान के प्रति जो एक सम्मान है, उन्होंने बताया कि एक लोक संस्कार की तरह हमें उसे विकसित करना है। वो सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं है, वो एक जीवंत एक संस्कार है, देश का संस्कार है, और आम जनमानस को उससे जोड़ने का और हमें प्रयास करना होगा। ये थे हमारे साथ जयंत चौधरी जी, जो बता रहे थे कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आने वाले विकसित भारत की एक रूपरेखा पेश की है, और इसके साथ साथ ही आपातकाल को लेकर उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सकें कि उस समय किस तरह की स्थिति थी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने भाजपा सांसद भीम सिंह से उनकी प्रतिक्रिया जानी। It's fantastic. It's a long agenda of what has to be done here, and we look forward to see India growing economically as a strong power.
तो अब सुन रहे थे कि भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को शानदार बताया है। उन्होंने कहा है कि डेनमार्क भारत को दुनिया में एक मजबूत शक्ति के रूप में आर्थिक रूप से भी विकसित होते हुए देखने के लिए उत्सुक है। राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन के बारे में पूछे जाने पर स्वेन ने कहा कि ये शानदार था। यहाँ क्या किया जाना है इसका एक लंबा एजेंडा है और हम भारत को इस दुनिया की एक मजबूत शक्ति के रूप में आर्थिक रूप से विकसित होते देखने के लिए उत्सुक हैं और इसीलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को सुनने के लिए भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन, भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आज संसद पहुंचे और अधिकारियों ने संसद पहुंचने पर राजनयिकों का स्वागत किया। Fantastic. It's a long agenda of what has to be done here, and we look forward to see India growing economically as a strong power of this world. और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया जानते हैं सांसद भीम सिंह की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर भीम सिंह। राष्ट्रपति के अभिभाषण राष्ट्रपति जी का भाषण बड़ा ही अद्भुत है। उनकी नजरों से न गांव ओझल हुआ, न शहर ओझल हुए, न विकास ओझल हुआ, न राष्ट्रीय अस्मिता ओझल हुई, कोई भी चीज नहीं ओझल हुआ और उनका भाषण सांगोपांग है, उत्प्रेरक है। आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, भारत को कैसे गौरवशाली बनाना है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और भारत की जो प्राचीन परंपरा और जिसकी हमारी विश्व गुरु की जो छवि बनी थी उस पर भी उन्होंने गौरवान्वित। सर, विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, जो प्रधानमंत्री का रोड मैप है, उसके बारे में स्पष्ट क्या किया सर? आने वाले समय में और भी रोड मैप बनेंगे। आज एक संक्षिप्त इंगित किया गया है, बाकी सरकार उसकी कार्य योजना बनाएगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रतिबद्ध होना चाहिए, नियत होना चाहिए और नेतृत्व होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास नेतृत्व भी है और नियत भी है। हमने करके दिखाया है और विकसित करके दिखाएंगे। तो ये थे भीम सिंह जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। उनका कहना है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उसमें एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग कैसे खुलेगा, इसको उन्होंने परिलक्षित किया। कैमरामैन ओझा जी के साथ कुमार आरोप, डीडी न्यूज, दिल्ली। 18वीं लोकसभा के तहत राज्यसभा का 264वां सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा सत्र के पहले दिन आज नवनिर्वाचित सदस्यों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। राज्यसभा सदस्य के तौर पर 6 नए सांसदों ने भी शपथ ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा के नेता के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद महासचिव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च सदन राज्यसभा में अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराया। इस दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने खड़े होकर सदस्यों का अभिवादन किया। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडी गठबंधन दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने आज राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेता घोषित किया। उनसे मिलना और उनका धन्यवाद करना राहुल गांधी की ओर से शिष्टाचार था। Speaker today already declared Rahul Gandhi ji as an opposition leader officially in the house. It is a courtesy from Rahul Gandhi ji sir to meet Speaker and greet him. It's okay. Certainly during the discussion, leader of opposition raised that issue. It could have been avoided yesterday. From the Speaker's mouth, this type of political statement will not give a clear-cut message for cooperation. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सपा सांसद आर के चौधरी के सिंगोल वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले उन्होंने रामचरितमानस पर अपशब्द बोले और अब सिंगोल को हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय और तमिल संस्कृति का ये हिस्सा है। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा?
और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी, जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है। आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। और सेंगोल पर सपा सांसद आर.के. चौधरी की विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि सेंगोल जब संसद भवन में स्थापित हुआ था उस वक्त समाजवादी पार्टी भी सदन में थी। उस वक्त उनके सांसद क्या कर रहे थे? सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? सेंगोल पर सपा सांसद आर.के. चौधरी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो किया है सही किया है, सेंगोल को रहना चाहिए। तो उनकी मामला है, वो कर रहे हैं, जो उचित हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसको रहना चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहें समाचार। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद अन्य खबरों में, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पूरे एक्शन में दिख रही है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक कांड मामले की पहली गिरफ्तारी की है। जांच एजेंसी के द्वारा पटना से मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मनीष कुमार पूरे मामले में किंगपिन की भूमिका में था। मनीष कुमार ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। यहीं कई परीक्षार्थियों को इकट्ठा करके आंसर्स रटवाए गए और इसी स्कूल से मिले जले प्रश्न पत्र को भी जांच का आधार बनाया गया। सीबीआई ने साथ ही एक और आरोपी आशुतोष को भी गिरफ्तार किया है। और इस बीच सीबीआई की टीम पेपर लीक के 2 आरोपी चिंटू और मुकेश को लेकर रिमांड पर पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों को बेउर जेल से लेकर सीबीआई की टीम मेडिकल जांच कराने पहुंची और फिर उन्हें लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची। सीबीआई को मंगलवार को दोनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिली थी। दोनों आरोपी 4 जुलाई तक रिमांड पर ही रहेंगे। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, कह सकते हैं कि सीबीआई जब जांच आगे बढ़ा रही है तो इस मामले से जुड़े कई परतें खुलने वाली हैं। हाँ जी, बिल्कुल ममता। आज पटना में 3 बड़े अपडेट्स हुए हैं। पहला ये कि कल कोर्ट से चिंटू और मुकेश की रिमांड सीबीआई को मिल गई थी, तो आज सुबह सुबह सीबीआई बेउर जेल पहुंच गई। पटना के बेउर जेल से उन्हें लेकर के वो मेडिकल टेस्ट उन्होंने कराया और उसके बाद लगभग 1 बजे से लगातार पूछताछ दोनों से चल रही है। सीबीआई के रिमांड में ये अभी दोनों चिंटू और मुकेश हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की एक दूसरी टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले व्यक्ति का नाम मनीष बताया जा रहा है। मनीष जो है ये किंग पिन की भूमिका में था। इसी ने लर्न एंड प्ले स्कूल को बुक किया था और यहाँ जो परीक्षार्थी थे उनको रात भर रुकवा करके आंसर रटवाया जा रहा था। ये मैं बता दूं कि ये वही स्कूल है जहां से जो पटना पुलिस है उसको जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे और जिसको सबसे अहम जो एविडेंस मान करके सीबीआई अभी जांच को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरा एक आशुतोष नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसका भी कनेक्शन जो है वो लर्न एंड प्ले स्कूल से ही है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ये आज बयान दिया है कि इस मॉनसून में जो सरकार है वो क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर के एक प्रस्ताव लेकर के आएगी और कड़े कानून बनाए जाएंगे। तो आज पटना में प्रश्न पत्र को लेकर के ये 3 बड़े अपडेट सामने आए। लेकिन मधुरेश, एक बात बताइए कि जैसे हम जानते हैं सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है और जब ऐसे वक्त में जब नीट की जांच विभिन्न राज्यों तक तार जुड़ रहे हैं, क्या ये उम्मीद भी की जा सकती है कि एक समन्वित जांच को अब रफ्तार मिल सकती है? जी बिल्कुल। ये सीबीआई के हाथ में जाने के बाद में जो
माफी चाहते हैं मधुरेश से, हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मधुरेश जी बताइए। मधुरेश जी जी, पूरी जांच जो है वो सेंट्रलाइज हो गई है और जांच सेंट्रलाइज होने के बाद में जो स्पीड है वो जांच की वो बढ़ी है। इसी के बाद हम देख रहे हैं कि हजारीबाग में भी गिरफ्तारी हुई है, पटना में भी गिरफ्तारी हुई है और लगातार जो जांच का जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में 2 से 3 गिरफ्तारी पटना से और हो सकती है। चलिए मधुरेश, उम्मीद करते हैं कि इस जांच को रफ्तार मिले, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, हर देशवासी चाहता है कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को दंडित किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, पटना से हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। कर्नाटक में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। कर्नाटक के कुछ मंत्री वीराशैव लिंगायत, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। फिलहाल कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री के पद पर वोक्कालिगा समुदाय के DK शिव कुमार हैं। सहकारिता मंत्री KN राजन्ना, आवास मंत्री BJD जमीर अहमद खान, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली समेत कई अन्य नेताओं ने इस हफ्ते राज्य में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का मामला उठाया था और ये सभी नेता सिद्धरमैया के करीबी माने जाते हैं। तो कर्नाटक में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग जो उठ रही है, इसको लेकर कर्नाटक के कुछ मंत्री वीराशैव लिंगायत, तो जैसे हमने आपको बताया अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के नेता इस मांग को आगे बढ़ा रहे हैं और कर्नाटक के CM और डिप्टी CM DK शिव कुमार की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। और इस मुद्दे पर कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या से DD न्यूज ने बातचीत की। तेजस्वी सूर्या इस समय हमारे साथ हैं। तेजस्वी, कर्नाटक में जिस तरीके से सिद्धरमैया के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अब 3 डिप्टी CM होने चाहिए, तो क्या लग रहा है कर्नाटक में कांग्रेस में फिर शुरू हो गया है शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच? ये हमेशा से जारी था और आज बढ़ चढ़ कर आगे बाहर आ गया है। कर्नाटका में आज लगभग 80 लोग हैं जिनके पास कैबिनेट रैंक दिया गया है। अलग अलग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सरकार ने कैबिनेट रैंक दिए हैं। इसके बावजूद भी आज एक डिप्टी CM होने के बावजूद भी जमीर अहमद जी हो या बाकी जो लोग आज डिमांड कर रहे हैं, ये सब सिद्धरामैया जी के गुट के हैं। ये लोग 3 डिप्टी CM का डिमांड कर रहे हैं। दिस शोज द इंटरनल डिविजन्स इन द कांग्रेस। टू सरकार के पैसा, सरकार की व्यवस्था क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो ये क्या DK शिव कुमार को रोकने का प्रयास है? क्योंकि आपने शुरू में भी देखा था DK शिव कुमार भी CM पद के उम्मीदवार थे, बाद में सिद्धरमैया को बनाया। अब 2.5 साल पूरे होने वाला है। इनके बीच के पॉलिटिक्स कर्नाटका को बहुत नुकसान कर रहे हैं। इट इज ब्लीडिंग कर्नाटका, इट इज ब्लीडिंग द स्टेट गवर्नमेंट। और आने वाले दिनों में मुझे पता नहीं कितने दिन तक ये सरकार रहेगी, पर जितने दिन रहेगी उतने दिन कर्नाटका के लिए कुछ भलाई इस सरकार से नहीं होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तेजस्वी सूर्या जो बता रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की जो लड़ाई है वो अब अंदर से बाहर आ गई है और जितनी ये लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी कर्नाटक के लोगों का नुकसान होगा और ये शुरुआत है। कितने दिन ये सरकार रहेगी इसका पता नहीं है, ये कहना है तेजस्वी सूर्या का। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और खबर महाराष्ट्र से, जहां उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 पेश की। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप 7.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का औसत हिस्सा सबसे अधिक 13.9% है। 2023-24 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधि क्षेत्र में 1.9%, उद्योग क्षेत्र में 7.6% और सेवा क्षेत्र में 8.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान असामयिक या भारी बारिश से प्रभावित
22,74,000 किसानों को 1700 करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया है तथा खरीफ 2023 के दौरान बारिश के अभाव की स्थिति के कारण 2,443 करोड़ से अधिक का मुआवजा भी मंजूर किया गया। दिल्ली में जारी जल संकट के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। एमसीडी सदन में प्रदर्शन करते हुए पार्षदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं जल संकट पर केजरीवाल को घेरते हुए भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल अब जल माफियाओं के संरक्षक बन चुके हैं। 10 साल हो गए केजरीवाल को। दिल्ली में दोनों कमांड टैंकों के अंदर पानी आता है केवल 17-18 MGD। बिजवासन के अंदर 1 MGD पानी कम है। वहां के लोगों को 5 MGD पानी चाहिए। पालम के अंदर 1.5 MGD पानी कम है। उन लोगों को 4.5 MGD पानी चाहिए। ये शीला दीक्षित तो चोर और भ्रष्ट थी। उसको चोर और भ्रष्ट बता कर केजरीवाल कहता था जल बोर्ड में टैंकरों के माध्यम से घोटाले होते हैं। केजरीवाल साहब, शीला दीक्षित 850 टैंकर में घोटाला करती थी। तूने तो और टैंकर माफिया बनाकर 300 ज्यादा बना दिए। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों के लोग अभी भी बूंद बूंद पानी के लिए मुहताज हैं। बिजवासन, पालम सहित राजधानी के कई हिस्से पानी की किल्लत को झेलने को मजबूर हैं। जल संकट से जूझती दिल्ली में सही व्यवस्था न होने की वजह से स्थानीय लोगों में भी भारी गुस्सा है। पानी का दिक्कत तो है अभी। ठीक है, सप्लाई का पानी आता है लेकिन गंदा आ रहा है, उससे पानी हम लोग यूज नहीं कर। पानी तो दिल्ली में पानी है नहीं और दिल्ली दूसरे देश पर निर्भर राज्य पर कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। गर्मी के दिन में दिक्कत है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें डीडी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की सरकार ने लातूर में दर्ज नीट मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। लातूर पुलिस ने हाल ही में इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 लोग अभी भी फरार हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को एम्स से छुट्टी मिल गई है। आपको बता दें कि बुधवार देर रात लालकृष्ण आडवाणी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वे वापस अपने आवास पहुंच चुके हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से है। भारतीय टीम के लिए यह मैच 2 साल पहले इंग्लैंड से मिली करारी हार का बदला लेने का एक मौका है। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का अब तक का सफर शानदार रहा है। टीम ने ग्रुप दौर में और सुपर 8 के अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और वहीं इस विश्व कप में इंग्लैंड का सफर मिला जुला रहा है। आज के मैच में टीम इंडिया की कोशिश अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाने की होगी, तो वहीं इंग्लैंड की नजर लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप अपने नाम करने की होगी। तो फाइनल में कौन पहुंचेगा ये आज का मैच निर्धारित करेगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए मात्र 57 रन का ही लक्ष्य रखा, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में ही हासिल कर मैच जीत लिया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए मैक्रो जॉनसन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट लिए। टीम के लिए मार्करम ने 23 और रेजा हेंड्रिक्स 29 रन की पारी खेली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।